गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाई आलोक सर। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, कल हमने ट्रांसफार्मर का अभी दो वीडियो मैं दे चुका हूं ट्रांसफार्मर के ऑन लोड पर। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हमने कल केस 1 की एनालिसिस की थी, जिसमें हमारी परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी। आज हम सेकंड केस, बहुत सारे लोग देखते हैं कि सेकंड केस पढ़ते ही नहीं है। सेकंड केस मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप जब, क्योंकि कभी ना कभी आप लोड लगाओगे, परमेबिलिटी इनफाइनाइट हमें कभी मिलेगी नहीं जीवन में। तो जब कभी इनफाइनाइट नहीं मिलेगी परमेबिलिटी, तो हमें करना क्या है, हमें भाई ऐसी परमेबिलिटी पर हम चीज़ें सीख लें ताकि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब पढ़ें तो वहाँ पर हमें चीज़ें याद रहें कि वहाँ पर हमने वेरी हाई परमेबिलिटी में, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं कि परमेबिलिटी वेरी हाई होगी ना, ये कोशिश तो कर ही सकते ना। तो चलिए, अगर हम ये कोशिश कर सकते हैं तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और केस सेकंड की एनालिसिस मैं यहां पर आपको करा देता हूं आज। चलिए, केस सेकंड केस सेकंड केस सेकंड केस सेकंड क्या कह रहा है बेटा ट्रांसफार्मर में? केस सेकंड ये कह रहा है कि व्हेन परमेबिलिटी इज वेरी हाई, परमेबिलिटी वेरी हाई, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी जब परमेबिलिटी वेरी हाई है और क्या चीज़ें सेम रहेंगी जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी। ठीक, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या चीज़ें हमारी सेम रहने वाली हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले केस में, मैंने आपसे कहा कि डियर, इस वाले केस में हमारे पास में परमेबिलिटी को, अगर मैं आपसे कहूं कि परमेबिलिटी को हमने माना कि परमेबिलिटी है वेरी हाई, वेरी हाई, और हमने इसमें माना कि अगर परमेबिलिटी वेरी हाई है तो रिलक्टेंस इज गोइंग टू वेरी लो। रिलक्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। ये दो चीज़ें आप जानते हैं। जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी तो रिलक्टेंस हमारा जीरो था, लेकिन परमेबिलिटी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो आपके पास में क्या होगा बेटा? रिलक्टेंस आपका वेरी लो होगा। अब रिलक्टेंस लो है तो आप जानते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम पहले जीरो थी, अब जीरो नहीं होगी। ठीक, समथिंग कुछ आपके पास में करंट आपको देखने को मिलेगी, वो कितनी देखने को मिलेगी, जब कोई वैल्यू होगी तो इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं, जब आपके पास में रिलक्टेंस वेरी लो है, आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, तो आप इस बात को जानते हैं कि एमएमएफ जो होगा, यानी कि एमएमएफ इन टर्म ऑफ N1 इंटू I1 ऑफ टी, पहले आइडियल केस में जब इनफाइनाइट थी तो ये जीरो था, लेकिन अब जीरो नहीं होगा। एमएमएफ अब जीरो नहीं होगा। ठीक, अब जीरो नहीं होगा। अगर हम बात करें, इसमें एम्पियर लगा लीजिएगा, जीरो नहीं होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास में फाई ऑफ टी कितना होगा, तो फ्लक्स तो हमें उतना ही मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि फाई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स उतना ही मिलेगा और मैंने आपसे कहा कि बेटा आपके पास में E1 कितना मिलेगा, तो E1 टी आपको मिलेगा ई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। E2 कितना मिलेगा? E2 मिलेगा E2 टी बराबर आपको मिलेगा ई एम कॉस ओमेगा टी, इतना मिलेगा। ये 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, इतना मिलेगा हमें, और तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। अगर आप इसका E1 E2 का रेशियो निकालोगे, E1 E2 का रेशियो जब आप निकालोगे तो आपके पास में बेटा E1 बटे E2, E1 बटे E2 इज इक्वल टू N1 बटे N2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। ये तो आना ही है, ये तो आना ही है, आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर N2 बटे N1 है तो 1/n आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा रिलेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा जब आपके पास में परमेबिलिटी हाई है, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड है। ठीक बात है। अच्छा सर, अब आपने क्या किया कि व्हेन स्विच इज क्लोज, जब आपने स्विच क्लोज किया तो ट्रांसफार्मर में एक फ्लक्स डेवलप हुआ सेकेंडरी साइड। ठीक, और सेकेंडरी साइड जब वो फ्लक्स डेवलप्ड हुआ मेरे दोस्त, तो जो आपके पास में फाई टू आया वो आपके मेन फ्लक्स फाई का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ।
ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अच्छा सर, तो यहाँ पर लिखो व्हेन स्विच इज क्लोज ट्रांसफार्मर इज लोडेड कंडीशन, है ना। यहाँ लिखो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड then transformer is loaded condition, ये आप जानते हैं, है ना, लोडेड कंडीशन। अब आपका ट्रांसफार्मर क्या हो गया बेटा, लोडेड कंडीशन में आ गया। अच्छा सर, अब आपका ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में आपको नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर कहाँ नजर आ रहा है, लोडेड कंडीशन में आपको नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर कहाँ नजर आ रहा है बेटा, लोडेड कंडीशन में आपको नजर आ रहा है ट्रांसफार्मर। अच्छा सर, अब जब लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर नजर आएगा तो आपके पास में क्या नजर आएगा बेटा, आपके पास में एमएमएफ जो होगा वो आपने क्या लिखा था, आपने कहा कि सर जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में है, तो आपने कहा कि सर जब ट्रांसफार्मर हमारा लोडेड कंडीशन में है तो यहाँ पर N1 I1 ऑफ T इज इक्वल टू N1 I0 ऑफ T प्लस N2 ऑफ I2T, यही आया था भाई। इसके अलावा तो और कोई चीज़ थी नहीं इसमें, इसके अलावा तो और कोई चीज़ थी नहीं इसमें, यही आया होगा, यही आया था। कल की चीज, कल के उसको देखिएगा लेक्चर को, यही आया था। बोले सर यही आया था, यही आया था ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ पूरे में N1 से मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। अच्छा सर, N1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो N1 से भाग देने पर, किससे बेटा, N1 से भाग देने पर, N1 से जब आपने भाग दिया तो आपको क्या मिला, ये मिला I1T, चलिए ये मिला आपके पास में I0T, और ये क्या मिला आपके पास में, प्लस N2 बटे N1 ऑफ I2 ऑफ T। चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि N1 बटे N2, अच्छा ये N2 बटे N1 होगा बेटा, N2 बटे N1 ना, N2 बटे N1 होगा, N2 बटे N1। चूंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, चूंकि इस बात को आप भली भांति समझते हैं कि N1 बटे N2 बराबर कितना होगा बेटा, आपके पास में A। यदि मैं आपसे कहूँ यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में N2 बटे N1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, N2 बटे N1 वो आ जाएगा 1/A के बराबर। अच्छा सर, बिल्कुल, यहाँ रख दो, कितना आया आपके पास में, I1T इज इक्वल टू I0T, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट, प्लस आपके पास में I2T डिवाइडेड बाई A। I2T डिवाइडेड बाई A को कल मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं, I2T डिवाइडेड बाई A को हमने लिखा था बेटा रिफर्ड करंट, आपके पास में I2 डैश, ठीक है, I2 डैश। तो यहाँ पर आपके पास में I1T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0T प्लस I2 डैश T। ये है आपके पास में फाइनल इक्वेशन करंट की, ठीक, फाइनल इक्वेशन है आपके पास में जब आपके ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में है, वो भी आइडियल केस है, और जब आपके पास में परमेबिलिटी मैंने वेरी हाई ले रखी है। ये आपके पास में इतना सा नज़र आ रहा होगा, ये कल मैंने आपको बताया था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर I0T जो है, I0T यहाँ पर जो है बेटा, I0T डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, डज नॉट इक्वल टू किसके है, जीरो के है, किसके है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। वहाँ पर क्या थी, जीरो थी, तो आपके पास में सीधा क्या आ रहा था, I1T बराबर I2T अपॉन A आ रहा था, जब आपके पास में परमेबिलिटी कैसी थी, इनफाइनाइट थी। लेकिन यहाँ तो परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ तो आपके पास में वेरी हाई है। तो यदि मैं इसको फेजर के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इसको यदि मैं फेजर के फॉर्म में लिखूँ तो आप क्या लिखोगे बेटा, फेजर के फॉर्म में आप जानते हैं कि I1 फेजर इज इक्वल टू I0
प्लस I2 डिवाइडेड बाय ए। यही लिखोगे फेजर के फॉर्म में, यही लिखोगे फेजर के फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं या तो इसको I0 कह लो, IM कह लो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इसको IM भी कह सकते हो, इसको IM भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये क्या है, IM है, मैग्नेटाइजिंग करंट मान लो इसको। तो अगर मैं आपसे कहूं कि I1 वार आपके पास में किसके बराबर आया, IM वार प्लस ये क्या आएगा, I2 डैश बार के बराबर। ठीक, यही आएगा, यही आएगा। तो ये आ गया आपके पास में वेक्टर के फॉर्म में, या फिर आपके पास में फेजर के फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे करंट को। ये फेजर के बनाने के लिए काम आएगी, इसलिए मैंने बताई। अब आपके पास में एक रिलेशन आया था, आपने लिखा था कि सर I2 बटे, आपने लिखा था कि सर I2 बार बटे I21 बराबर ए, ये लिखा था। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या ये प्रूफ कर सकते हैं आप इसको? यहां पर ये तभी प्रूफ होगा जब आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपके पास में क्या हो, जीरो हो, या फिर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपके ट्रांसफार्मर के सर्किट में अवेलेबल ना हो। तब जाके I2 बटे I1 आपके पास में आपके टर्न रेशियो ए के बराबर होगा। लेकिन ये अभी यहाँ पर आपके पास में ए के बराबर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कल बताया था दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ओनली ऑन आइडियल ट्रांसफार्मर इन केस ऑफ, किसमें बेटा, जब आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी। तो ये केवल ट्रू होगा किसके लिए, ये रिलेशन केवल ट्रू होगा किसके लिए बेटा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। ये रिलेशन किसके लिए ट्रू होगा, ये रिलेशन कब के लिए ट्रू है, दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर when क्या होगा बेटा, जब आपके पास में परमेबिलिटी कैसी हो, इनफाइनाइट हो। अदरवाइज अगर आपके पास में परमेबिलिटी कुछ फाइनाइट वैल्यू है 10, 20, 50, 100, तो आपके पास में रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन वैलिड कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपकी आंखों के सामने, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी क्लियर है। ये तो आपके पास में क्लियरली आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसमें, चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए, तो ये दोनों बातें आप समझ लिए। अब इसमें हम लोग फेजर की बात करते हैं, फेजर की। ठीक है, फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो कैसे खींचेंगे फेजर डायग्राम। एग्जैक्ट आप देखिएगा कैसे खींचेगा फेजर डायग्राम, एग्जैक्ट देखिएगा कैसे खींचेगा फेजर डायग्राम। आप इस बात को जानते हैं कि मेरे पास में जो I1 आया, I1 इज इक्वल टू IM मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस क्या आया, I2 डैश बार। अब हम फेजर में परिवर्तन कहाँ आएगा, पिछले लेक्चर का फेजर देखेंगे जब आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी। तब आपने रेफरेंस पॉइंट, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि बेटा रेफरेंस पॉइंट को आपको कभी चेंज नहीं करना है। ठीक, अगर आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, बार बार रेफरेंस बदलेंगे तो आपका रेफरेंस बदल जाएगा। ठीक, इसीलिए रेफरेंस कभी भी परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है, अगर रेफरेंस आप बार बार परिवर्तित करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ये क्या था हमारे पास में बेटा, ये था फाई ऑफ टी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक बात है, अच्छा जी सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, आपके पास में यहां पर अगर मैं बात चर्चा करूं कि हमारे पास में E1 E2 कहाँ बनेंगे, तो बेटा E1 E2 भी बना लेते हैं अपन लोग। E1 E2 आपके सेम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। E1 E2 आप जानते हैं कि E1 E2 हमारे कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। E1 E2 कहाँ बनेंगे आपके पास में, E1 E2 हमारे पास में E1 यहाँ था, E1 ऑफ टी, और E2T आपके पास में यहाँ था। ये क्यों था, आप जब लेक्चर स्टार्टिंग से देखें तो मैंने आपको बता दिया था, बार बार बताने की जरूरत होती नहीं इनमें। ठीक, E1 आपका यहाँ बनेगा, E2 आपके पास में यहाँ बनेगा। क्लियर है। अब आती है बात IM की सर, तो IM सर कहाँ बनेगी। अगर हम IM की बात करें बेटा, तो IM आपकी कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके बेटा, फाई के। तो आपके पास में IM ऑफ टी आपको यहाँ नजर आएगी।
ठीक, जिस फेज में आपके पास में फ्लक्स होगा उसी फेज में आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगी। जिस फेज में आपके पास में फ्लक्स होगा उसी फेज में आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। जिस फेज में आपके पास में फ्लक्स होगा उसी फेज में आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगी। अच्छा सर, इतनी तो बात मैं समझ गया, पिछले वाले फेजर के जैसे है। अगर हम बात करें कि I2 कहाँ बनेगी, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर, ओहो सॉरी, स्टार्टिंग में हमें एक चीज़ कंसीडर कर लेनी चाहिए थी। लेट अस कंसीडर, यहाँ मैं कर लेता हूँ कंसीडर फेजर डायग्राम में। यहाँ पर बेटा कंसीडर कर लीजिएगा, लेट कंसीडर क्या कंसीडर करना है बेटा, एट लैगिंग लोड, एट लैगिंग लोड हमने कंसीडर कर लिया कि आपके पास में कैसा लैगिंग लोड है, यानी कि I2 आपके पास में जो है वो क्या करेगी बेटा, E2 या V2 से आपकी क्या करेगी, लैग करेगी। यानी कि आपके पास में बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में I2 जो है वो क्या करेगी, आपकी लैग करेगी किससे, V2 से। ठीक, ये आप मान के चले, स्टार्टिंग में मान लेना चाहिए था हमको। तो अब I2 कहाँ बनेगी सर, तो I2 आपकी बेटा अगर हम बनाएं तो I2 जो है वो आपकी कहाँ नज़र आएगी आपको, तो I2 आपकी नज़र आएगी आपको यहाँ कहीं। ठीक, लैग कराएंगे समवॉट एंगल, कुछ एंगल पर मैं इसको लैग करा देता हूँ, कुछ एंगल पर मैं क्या करा देता हूँ, इसको लैग करा देता हूँ, कुछ एंगल पर मैं क्या करा देता हूँ, लैग करा देता हूँ, कुछ एंगल पर मैं क्या करा देता हूँ, लैग करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको I2 को मैंने कुछ एक एंगल पर क्या करा दिया बेटा, लैग करा दिया। वोल्टेज से आपके पास में E2 से या V2 से आपके पास में क्या करेगी, लैग करेगी। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू E2 ऑफ T के बराबर। ठीक है, तो क्या करेगी बेटा, ये लैग करेगी, एरो बना दीजिए कितना, फाई L, जितना आपके पास में लोड का पावर फैक्टर होगा उतनी आपके पास में लोड करंट लैग करेगी किससे, वोल्टेज से। ठीक, कितना, ये तो आ गई बेटा आपके पास में I2 वार। अच्छा सर, अब आपके पास में I1 कहाँ बनेगी, तो जरा I1 को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि I1 किस किस का सम है, तो आप कह रहे सर I1 जो है वो सम है मैग्नेटाइजिंग करंट और आपके पास में I2 डैश। तो I2 डैश कहाँ बनेगी, तो आप जानते हैं कि आपके पास में I2 डैश जो है, I2 डैश बराबर क्या होगी बेटा, आपके पास में I2 डैश बराबर I1 डिवाइडेड बाई ए था ना, सॉरी आपके पास में क्या आई थी ये, जरा ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पर क्या रखोगे, इसको जीरो रखोगे तो आपके पास में, अगर आप इसको जीरो रखोगे तो जीरो रखने के बाद में आपके पास में कितना आएगा, I1 बराबर I2 डिवाइडेड बाई ए। तो आपके पास में मुझे एक बात बताओ, ये तो आपके पास में I2 आ गई, I2 डैश कहाँ होगी, मुझे बताओ I2 डैश कहाँ बनेगी। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि I2 डैश जो है, I2 डैश जो है वो आपके पास में क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि I2 डैश जो है वो किसके बराबर है, I1 डिवाइडेड बाई ए के बराबर है, I1 डिवाइडेड बाई ए के बराबर। ऐसे कैसे हो गया सर, तो देखो जरा सर, आपने क्या लिखा था कि I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल टू ए। तो आपके पास में I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास में I2 डिवाइडेड बाई ए आएगा। I1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ए, और हम इसी को क्या कर रहे हैं, I2 बराबर हम इसी को कर रहे हैं I1 बराबर हम इसको क्या कर रहे हैं, I2 डैश। तो I2 डैश आपको कहाँ नजर आएगी, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में ये क्या है, टर्न रेशियो। क्या है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो कभी भी, मैंने कल भी बताया था कि आपके पास में बेटा टर्न रेशियो कभी भी आपके एंगल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कभी भी एंगल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में किसी भी प्रकार का टर्न रेशियो में कोई एंगल होता ही नहीं है। वो अगर आपका चेंज करेगा तो केवल मैग्नीट्यूड को। अब मैग्नीट्यूड को अगर वो चेंज करेगा तो है तो आपके पास में क्या, I2 जो है आपके पास में डिवाइड करेगी किससे, I2 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए के मान पर डिपेंड करेगा कि आपकी I2 डैश जो है ज़्यादा होगी या कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रखा है तो वो आपको कम नज़र आएगी। वो कहाँ नज़र आएगी बेटा, I2 डैश आपको, तो I2 डैश आपको यहाँ पर नज़र आएगी कहीं, कहाँ पर, I2 डैश यहाँ पर कहीं नज़र आएगी। ठीक, अब तो ये क्लियर हो गया I2 डैश। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पर हमें खींचना है I1 मुझे बताइए किसका, मैग्नेटाइजिंग करंट और इसका I2 डैश का क्या है, समेसन है। तो अगर मैं इन दोनों का फेजर सम कर दूं तो क्या मुझे I21 मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा, बिल्कुल सर। तो इन दोनों का फेजर सम करते हैं। अगर मैं इन दोनों का फेजर सम करता हूं, अगर मैं इन दोनों का फेजर सम करता हूं तो मुझे अगर मैं इन दोनों का फेजर सम करता हूं, अगर मैं इन दोनों का फेजर सम करता हूं
तो मुझे क्या I1 मिल जाएगी। अगर मैं इन दोनों का फेजर सम करूंगा तो मुझे आसानी से I1 मिल जाएगी। तो इन दोनों का फेजर सम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में हमेशा टिप से टिप मिलाना है, यानी कि इस एरो का हेड से इसकी टेल मिलाओ। ठीक, ये मिला दी। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा एरो लो, इसके हेड से इसकी टेल मिलाओ। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपको इन दोनों को मिलाने के बाद में फेजर सम के बाद में आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पर बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को मिला दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इन दोनों को मिला दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो मुझे मिल जाएगी I1। देखो आपके फेजर में दोनों तीनों सारी चीज़ें सुशोभित हो रही हैं, और कितने आसानी से फेजर बनाना, कितने आसानी से फेजर बनाना, कितने आसानी से फेजर बनाना। इसमें कोई मुझे ज़्यादा हेडेक भी नहीं हुई और आपको समझने में भी हेडेक नहीं होगी। कितने आसानी से फेजर बन गया। अब आप मुझे बताओ, जब हम लोग ट्रांसफार्मर एट लोड पढ़ेंगे तो कितने आसानी से फेजर में बना लूँगा। आप इस बात को जानते हैं। ये कैसे हो पाया, डेट इज़ द I1 वार। आपके पास में इसके साथ में एंगल आप मान सकते हैं कितना, φ1। ठीक, φ1। अब मुझे एक बात बताओ, कितने आसानी से फेजर को आपने ड्रॉ कर लिया, कितने आसानी से आपने फेजर को ड्रॉ कर लिया। तो ये था आपके पास में फेजर डायग्राम किसका, एट ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। फैन आपके पास में जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी कितनी है आपके पास में बेटा, इनफाइनाइट नहीं है, ये है वेरी हाई के केस में। तो आगे कल हम लोग देखेंगे वाटफुल वाटलेस कंपोनेंट कहाँ कहाँ होते हैं। इसी से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वाटफुल वाटलेस ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको आगे बता दूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके पास में एक टॉपिक जो है, अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको एक पोलरिटी से संबंधित एक वीडियो और दूंगा कि आपको पोलरिटी किस तरीके से कहाँ माननी है, क्योंकि पोलरिटी जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है पोलरिटी में। तो पोलरिटी भी मैं इसमें एक वीडियो में आपको बता दूंगा आपके पास में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के पहले। फिर हम जब प्रैक्टिकल पोलरिटी और आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है, आप देखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इसी में हम लोग थ्योरी लिखेंगे इसकी। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।